अकरम मेरे चचा का बेटा था। हम बचपन से ही एक दूसरे से मानूस थे, लेकिन इस मामले में जीत मेरी खाला की हुई। अम्मी ने अपनी बहन की ख्वाहिश के आगे हथियार डाल दिए और मेरी मंगनी खाला के बेटे सुहेल से हो गई। मैं एक रिवायती मशरकी लड़की थी और अपने वालिदैन समेत ख़ानदान की मजबूरियां खूब समझती थी। मोहब्बत के जज्बात अपनी जगह, लेकिन अब मैं दिल से ज़्यादा दिमाग की बात मानने पर मजबूर थी, क्योंकि मंगनी का बाकायदा ऐलान हो चुका था। लिहाजा जब अकरम आया तो मैंने उससे दूरी इख्तियार कर ली। मैं जानती थी कि मेरी बेरुखी उसे सदमा पहुंचाएगी, मगर मजबूरी ये थी कि अब मैं किसी और की निस्बत बन चुकी थी। बचपन की पसंदीदगी को जारी रखना अब आग से खेलने के मुतरादिफ था। उसने मुझसे शिकायत की कि मैं बेवफा और घमंडी हो गई हूँ। मैंने उसे साफ कह दिया कि मेरी मंगनी हो चुकी है और अब मैं मजबूर हूँ, इसलिए हम पहले की तरह नहीं मिल सकते। पहले हम घुल मिलकर बातें करते थे, मगर अब ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। इस पर वो कहने लगा कि मंगनी या शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है और अगर मैं चाहूँ तो ये रिश्ता कायम रह सकता है। मुझे उसका ये फ़लसफ़ा समझ नहीं आया, लेकिन मैं सच में उसे पसंद करती थी, इसलिए उसकी बातों में आ गई और उससे वादा कर लिया कि शादी होने तक हम पहले की तरह मिलते रहेंगे। वो आंसू भरी आंखों के साथ खामोश हो गया। कुछ दिनों बाद गर्मियों की छुट्टियों में हम कराची अकरम के घर गए। उसकी बहन ने ज़बरदस्ती मुझे रोक लिया और कहा कि 2 महीने बाद चली जाना, अभी तो ज़िंदगी तुम्हारे अपने इख्तियार में है, शादी के बाद तो दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ेगा। अकरम की भी यही ख्वाहिश थी कि आज़ादी के आखिरी दिनों को कुछ और लंबा कर लिया जाए, क्योंकि फिर न जाने मुलाकात हो सके या नहीं। उन लोगों के इसरार पर मैं बदनसीब वहीं ठहर गई और घर वाले वापस आ गए। वो मेरे सगे चाचा का घर था, इसलिए वहाँ रहने पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता था, बल्कि चाची की खुशी के लिए अम्मी ने भी ज़्यादा मुखालफत नहीं की। अकरम की हालत देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आता था। वो जो 8 साल से किसी मौके की तलाश में था, उसके प्यार का आखिरी मरहला शायद यही था। उसने मेरे भोलेपन की ऐसी सज़ा दी कि मैं उम्र भर ये दुख नहीं भूल सकूंगी। 1 महीने मैं वहाँ रही और जब एक बार गलती हो गई तो उसका दोहराव मुश्किल नहीं रहा। जब पहली बार शर्म की हद टूट जाए तो कौमारे की पवित्रता को बार बार लुटने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे मेरी नरम मिजाजी की सज़ा मिली। अब मैं पछतावे से हाथ मलने लगी कि मैंने उसके आंसुओं के सामने हथियार क्यों डाल दिए, क्यों इतनी कमज़ोर पड़ गई कि जो मजलूम नज़र आ रहा था वही शिकारी बन गया। मैं परेशान और खौफजदा हालत में अंदर ही अंदर घुटती रही। मैं बयान नहीं कर सकती कि वो 1 महीना कितनी मुश्किल से गुजरा। मैं हर रोज़ चाची से कहती कि खुदा के लिए मुझे वापस लाहौर भेजने का इंतज़ाम करें, लेकिन वो हंसकर टाल देती कि ऐसी क्या जल्दी है, कुछ दिन और रहो, अब तो तुम पराई हो जाओगी, फिर न जाने कब आना हो। मैं दिल ही दिल में तड़प कर रह जाती कि चाची को कैसे बताऊं कि उनके सुपुत्र के करतूत क्या हैं और मैं क्यों भागना चाहती हूँ। आखिर हैदराबाद से चाचा आ गए। वो वहाँ नौकरी करते थे और महीने बाद चक्कर लगाते थे। उन्हें देखकर मैं रो पड़ी। उन्होंने अगले ही दिन मेरा टिकट लिया और ख़ुद मुझे लाहौर छोड़ने आए। खुदा खुदा करके जान छूटी, मगर मैं वहाँ से सब कुछ हार कर आई थी। अब तो अकरम के बारे में सोचकर ही वहशत होती थी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो ऐसा निकलेगा। काश मैं उसकी नीयत पहले भांप लेती तो कभी एतबार न करती। वो ना एतबार के काबिल था, ना मोहब्बत के। अफसोस कि मैंने गलत आदमी का चुनाव किया और संगीन हालात में घर गई। मैं कुदरत के अटल उसूलों का शिकार होकर ऐसे जाल में फंस गई थी जिससे निजात नामुमकिन नजर आती थी। जब मुझे अपने अंदर नई जिंदगी का एहसास हुआ तो मेरा सिर चकरा गया और मैं बेहोश हो गई। माँ बेचारी कुछ समझ ना सकी और परेशानी में मेरे हाथ पांव मलने लगी। कुछ लोगों का ख्याल था कि शादी से पहले लड़कियों को ऐसे दौरे पड़ जाते हैं और शादी होते ही सब ठीक हो जाएगा, मगर असली हकीकत सिर्फ मैं जानती थी। अब मुझे अकरम के सिवा कोई नजात देने वाला नज़र नहीं आता था। वही इस अजाब की वजह था और वही रुसवाई से बचा भी सकता था। मैंने उसे मुबहम अल्फाज में कई ख़त लिखे, मगर उसने किसी का जवाब न दिया। शायद वो मेरा मतलब समझ नहीं पा रहा था या जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा था। यूं 5 महीने गुजर गए और मैं कुछ न कर सकी। अब मेरी मौत मेरी आंखों के सामने रक्स करती साफ नज़र आ रही थी। मैं गंभीरता से जहर खाने के बारे में सोच रही थी कि उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अकरम की बहन की शादी का कार्ड आ गया और मेरी जान में जान आई। अकरम की सगाई की बात उसकी फूफी की लड़की रुबीना से चल रही थी और वो उससे पसंद की शादी कर रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मैं ऐसी मुसीबत में फंसी हुई थी कि मैंने खुद से वादा कर लिया कि अपनी ज़ुबान बंद रखूंगी। उस समय मैं मजबूर थी। अगर उसका नाम लेती तो वो साफ मुकर जाता। मेरे पास उसके जुर्म का क्या सबूत था, जबकि मैं खुद उसकी जुर्म की जिंदा मिसाल थी।
उसने कई डॉक्टरों से संपर्क किया, मगर बहुत देर हो चुकी थी और हर तरफ से मायूस करने वाले जवाब ही मिले। आखिरकार उसने अपने बड़े भाई से संपर्क किया। भाई की इज्जत उसकी अपनी इज्जत थी और मैं भी कोई गैर नहीं बल्कि उसी परिवार की इज्जत थी। बड़े भाई मौज़म ने बहुत कोशिश की, मगर डॉक्टरों ने यही सलाह दी कि किसी तरह 3 महीने गुजार लें, फिर हम बच्चे को अपने पास रख लेंगे। आप दोनों शादी कर लें और अपना बच्चा ले जाएं, हम बस यही कर सकते हैं। अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला अब भी शादी के लिए राज़ी ना होता तो मैं क्यों अपनी कोख उजाड़ने पर तुली होती। मगर हाय रे औरत की मजबूरी कि वो शायद कुदरत की तरफ से कमज़ोर ही पैदा हुई है और कभी मर्द से जीत नहीं सकती। मौज़म ने मुझे इस बात पर राज़ी कर लिया कि मैं अपनी अम्मी को इस राज में शामिल कर लूँ, वरना बदनामी तय थी। उसके बाद यकीनन अब्बा जान को तो हार्ट फेल भी हो सकता था। अम्मी को जब मौज़म ने ये बात बताई तो वो सन रह गईं। वो तो यहाँ शादी में आई थी, मगर अब यूँ लग रहा था जैसे किसी की मौत पर मातम करने आई हूँ। मौज़म ने उन्हें समझाया, लड़की है, गलती हो गई, अब आप समझदारी से काम ले। अगर आपने भी होश खो दिए तो याद रखिए पूरे ख़ानदान की इज्जत सरेआम नीलाम हो जाएगी। अकरम अब भी बेफिक्र था, क्योंकि उसके भाई ने उसका नाम नहीं लिया था, बल्कि मुझे अपनी माँ से ये कहना पड़ा कि लाहौर में एक लड़के से मेरी इत्तेफाकिया मुलाकात हुई थी और मैं छुप छुप कर उससे मिलती रही, जिसके नतीजे में अब मैं बदनामी के जहन्नुम में गिरने वाली हूँ। अम्मी बेचारी छुप छुप कर आंसू पोंछती थीं। देवरानी का रिश्ता ऐसा था कि वो चाची तक से अपने दिल का हाल नहीं कह सकती थी, और यहाँ मेरा हाल ये था कि हर एक पल अजाब बन चुका था। घड़ी की टिक टिक ऐसे सुनाई देती थी जैसे मौत तबे पाँव हर लम्हा मेरी तरफ पड़ रही हो। आखिर मौज़म ने एक इदारे से बात की जहां मुझे सिलाई कढ़ाई का कोर्स करने के बहाने रहना था। अम्मी ने भी घर जाकर यही कहा और मैं मौज़म भाई की वजह से उस इदारे में दाखिल हो गई। क्या बताऊं कि वो 3 माह का अरसा मुझ पर कैसे बीता। मैं सच कहती हूँ कि अगर कोई क़यामत का तसव्वुर कर सकता है तो वो वही दिन थे जो मुझ पर बीते थे। खुदा खुदा करके वो दिन आया जब मुझे इस क़ैद से रिहाई मिलनी थी। मैं सिर्फ रूहानी तकलीफ़ ही नहीं उठा रही थी, बल्कि अब जिस्मानी कर्ब भी तन्हा बर्दाश्त करना पड़ा और मौत के समंदर में गोता लगाकर फिर से जीस्त की कश्ती पर सवार हुई। तीसरे रोज़ मैं घर आ गई। मैं सिर्फ 2 रोज़ अपने लख्ते जिगर को देख सकी, वो भी चंद घंटों के लिए। क्या बताऊं कि माँ की ममता क्या होती है। ये हर उसूल और हर मजबूरी से बेनियाज होती है। जब मैंने अस्पताल से रुखसत होते वक्त आखिरी नज़र उस फूल पर डाली जिसको मैं हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कलेजे में सैकड़ों खंजर घोंप दिए हों। खामोशी से आंसू पोंछते हुए मैं मौसम भाई के साथ अस्पताल की सीढ़ियाँ उतरकर स्टेशन आ गई। सीट उन्होंने पहले ही बुक करवा दी थी। मैं एक हारे हुए जवारी की तरह घर लौट आई। हाथ में इंडस्ट्रियल होम का जाली सर्टिफिकेट था और दामन इस अजीम मता से खाली था। काश मैं उस वक्त अपनी माँ के गले लगकर रो सकती, मगर माँ ने मुझे देखते ही मुंह फेर लिया और मैं अपने ही घर में मुंह छुपाकर भी न रो सकी। आज मेरी शादी हो चुकी है। मेरा शौहर बहुत अच्छा और शरीफ इंसान है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, मगर दिल आज भी उस दुख को नहीं भूला। जब चारों बच्चों को इकट्ठा बैठा देखती हूँ तो एक मासूम सूरत आंखें मूंदे सामने आ जाती है। मैं जहन से इस तस्वीर को झटकने की कोशिश करती हूँ। काश मैं इस तस्वीर के नक़ोश दिलो दिमाग से मिटा सकूं, जो इस दुनिया के बहरे बेकरार में हज़ारों चेहरों के दरमियान खो चुकी है। मेरी डाली